अब बात करते हैं हिस्टोरिकल सोर्सेज की। इंडियन हिस्ट्री को पढ़ने के लिए हिस्टोरिकल सोर्सेज क्या क्या होते हैं? Historical sources are those materials that give us information about the events that have happened in the past. जो इवेंट पास्ट में हो गया है उसकी हमें इंफॉर्मेशन देते हैं हिस्टोरिकल सोर्सेस। नाउ दीज सोर्सेज आर मेनली डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, लिटरेरी सोर्सेज और आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज। हिस्टोरिकल सोर्सेज के दो पार्ट्स होते हैं, लिटरेरी और आर्कियोलॉजिकल। Out of these two, archaeological sources are considered more reliable. Why? Because they are physical evidence and it is almost impossible to alter or manipulate them. Archaeological sources को ज़्यादा reliable माना जाता है। क्यों? क्योंकि दो physical sources होते हैं और almost impossible होता है इनको alter या manipulate कर पाना। That is why in history archaeological evidences is given more importance than literary source. ठीक है, इनको चेंज नहीं किया जा सकता, इनको इनके साथ कोई चेंजेस नहीं करे जा सकते, तुम्हारी इंटरप्रिटेशन पे डिपेंड नहीं कर रहा है। ये एज इट इज़ है। अगर तुम्हें कोई केव पेंटिंग मिली हुई है या फिर अगर तुम्हें कोई पॉट मिला हुआ है मिट्टी का, तो वो उसको तुम बहुत ज़्यादा तुम्हें इंटरप्रिटेशन में दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा। उसकी डिज़ाइन देख के उसकी 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 फिनिश्ड प्रोडक्ट देख के तुम बता सकते हो कि उस समय क्या हो रहा था। हम्म उस आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज पे कई बार ऐसा होता है कि पॉट्स में हमको घी मिल जाता है हजारों साल पुराना, उस पे चिपका हुआ मिल जाता है, जिसको फिर बाद में जब बहुत लैब में जाके एनालाइज किया जाता है तो फिर हम बता सकते हैं कि अच्छा उस टाइम के लोग घी कंज्यूम कर रहे थे या डेयरी प्रोडक्ट कंज्यूम कर रहे थे। तो हमें आराम से चीज़ें पता चल जाती हैं, हम आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज पे ज़्यादा डिपेंड हो पाते हैं। तो दैट इज़ वाई archaeological sources is given more preference over literary sources, especially when we study ancient India के लिए। ठीक है, लिटरेरी सोर्सेज की बात करते हैं। लिटरेरी सोर्सेज आर फर्दर डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज, इंडिजिनस सोर्सेज एंड फॉरेन सोर्सेज। लिटरेरी सोर्सेज यानी रिटन रिकॉर्ड्स। लिटरेरी सोर्सेज क्या होते हैं? रिटन रिकॉर्ड्स, रिटन records. They are further divided into two parts, indigenous sources or foreign sources. Indigenous sources are again divided into two parts, religious text and secular text. तो पहले तो लिटरेरी सोर्स है, लिटरेरी सोर्स को डिवाइड करा जाता है इंडिजिनस में, इंडिजिनस और फॉरेन में, और फिर इंडिजिनस को भी डिवाइड किया जा सकता है रिलीजियस में और सेक्युलर में। ठीक है, सेक्युलर में। अंडर रिलीजियस सोर्सेज वी इंक्लूड ब्राह्मणिक टेक्स्ट, बुद्धिस्ट टेक्स्ट और जैन टेक्स्ट। अब रिलीजियस सोर्सेज को भी तीन पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है, ब्राह्मणिक टेक्स्ट यानी हिंदू टेक्स्ट, बुद्धिस्ट टेक्स्ट और जैन टेक्स्ट। ठीक है, ये हो गए तीन रिलीजियस टेक्स्ट। और अंडर सेक्युलर टेक्स्ट वी इंक्लूड हिस्टोरिकल, सेमी हिस्टोरिकल और बायोग्राफिकल। सेक्युलर में क्या क्या है? सेक्युलर में है पहला हिस्टोरिकल, दूसरा सेमी हिस्टोरिकल और तीसरा बायोग्राफिकल। ठीक है, तो ये पूरा टेबल आपके लिए बहुत ज़रूरी है समझना। लिटरेरी सोर्सेज दो टाइप्स के, इंडिजिनस फॉरेन, इंडिजिनस दो टाइप्स के, रिलीजियस सेक्युलर, रिलीजियस तीन टाइप के, सेक्युलर भी तीन टाइप के। ओके, तो इसे बना लेना। अब आ जाते हैं ब्राह्मणिक टेक्स्ट पे यानी हिंदू टेक्स्ट पे।
हिंदू टेक्स्ट को भी दो कैटेगरीज होती हैं, श्रुति और स्मृति। तो इसमें और थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। हिंदू टेक्स्ट भी दो कैटेगरी का, श्रुति और स्मृति। स्मृति तो ये अब इतना बड़ा हो गया तुम्हारा टेबल, पूरा का पूरा चार्ट। श्रुति टेक्स्ट क्या होते हैं? श्रुति टेक्स्ट इंक्लूड संहिता यानी वेदास, ब्राह्मणा, अरण्यका और उपनिषद। श्रुति टेक्स्ट, और श्रुति टेक्स्ट को चेंज नहीं किया जा सकता। श्रुति, श्रुति मतलब जिसको तुम टच नहीं कर सकते, जिसको तुम चेंज नहीं कर सकते, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ सुन सकते हो, जिसको चेंज नहीं किया जा सकता। स्मृति मतलब टच कर सकते हो, जिसको तुम चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो इसको चेंज नहीं किया जा सकता, कैन नॉट बी चेंज्ड, अनचेंज्ड। और दिस प्लेस टू प्लेस चेंज हो सकता है, कैन बी चेंज्ड, प्लेस टू प्लेस, प्लेस टू प्लेस डिपेंड करता है इंटरप्रिटेशन पे, ठीक है। लेकिन इनको चेंज नहीं किया जा सकता, ये होती हैं श्रुति, ये होती हैं श्रुति, श्रुतिस। फिर वेद भी, अब मैं इसको चार्ट पे नहीं लिखूंगा, अगर ये लिखूंगा तो वो फिर चार्ट बहुत फैलता चला जाएगा, ठीक है। फिर वेद भी चार तरीके के होते हैं, ये हमें पता है। वेद कौन कौन से होते हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये तो हमें पता है। आ जाते हैं स्मृति टेक्स्ट पे। स्मृति टेक्स्ट क्या होता है? स्मृति टेक्स्ट इंक्लूड करता है वेदांग, या फिर उनको सूत्र भी कहते हैं, स्मृतिज, एपिक्स जैसे रामायण और महाभारत, और पुराण। ये चार होती हैं हमारी स्मृति टेक्स्ट, स्मृति टेक्स्ट, ठीक। डिटेल्स अबाउट वैदिक लिटरेचर, वैदिक लिटरेचर के बारे में डिटेल्स। नाउ लेट्स गो डीपर इनटू द डिटेल्स। द ऋग्वेदा वाज कंपोज्ड बिटवीन 1500 बीसी टू 1000 बीसी, बहुत इंपॉर्टेंट टाइम पीरियड है। इन द सप्त सिंधु रीजन, सप्त सिंधु रीजन में 1500 बीसी से 1000 बीसी के बीच में ऋग्वेदा को बनाया गया, ऋग्वेदा को कंपोज किया गया। अच्छा, जो सप्त सिंधु रीजन है ना, जो ईरानियंस होते थे ना, जो एक्चुअल पर्जियंस होते थे, वो सा प्रोनाउंस नहीं कर पाते थे, वो सा प्रोनाउंस नहीं कर पाते थे, वो सा को क्या प्रोनाउंस करते थे? हा, हा प्रोनाउंस करते थे। तो इसीलिए ये जो सप्त सिंधु है, सप्त सिंधु से ही आ जाता है क्या, इसको पर्जियंस क्या कहते थे? हप्त हिंदू, हप्त हिंदू। और यहीं से वर्ड आ जाता है हिंदू, ओके, यहीं से वर्ड हिंदू आ जाता है। तो ये एक जेन्युइन ट्रिविया है जो कि बहुत लोगों को नहीं पता होता, ठीक। तो हमारे जो श्रुति है उसमें जो हमारा रीजन है जहां पे श्रुति लिखी गई, वो सप्त सिंधु रीजन में लिखी गई। और सप्त सिंधु को, सा को ईरानियंस प्रोनाउंस नहीं कर पाते थे, वो हा प्रोनाउंस करते थे, तो सप्त सिंधु से हम हप्त हिंदू, हिंदू बन गए, ओके। The Yajurved, Samved and the Atharvaved were composed roughly between 1100 BCE to 600 BCE in Kuru Panchal region. ये अलग रीजन में कंपोज हुए हैं, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ये सप्त सिंधु रीजन में नहीं हुए हैं, ये कुरु पंचाल रीजन में हुए हैं, ये अलग रीजन है, ओके। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि यजुर्वेद कब कंपोज हुई, सामवेद कब कंपोज हुई, अथर्ववेद कब कंपोज हुई। तो ये इसके इसके बाद कंपोज हुए। 1500 पहले आएगा और फिर 1100 आएगा, तो 1100 बीसी से 600 बीसी याद रखना है, ये जरूरी चीज है। The Vedas mainly give information about religious life, social structure, economic condition. वेद से हमें किन किन चीजों के बारे में पता चलता है? उस समय आर्यंस रह रहे थे, आर्यंस की रिलीजियस लाइफ कैसी थी, सोशल स्ट्रक्चर कैसा था, और इकोनॉमिक कंडीशंस। बट दे प्रोवाइड लेस इंफॉर्मेशन अबाउट द पॉलिटिकल हिस्ट्री। हमें उनकी पॉलिटिक्स के बारे में पता नहीं चलता है, हमें उनकी वो उनका एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह कैसा था उसके बारे में हमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है। हमें इन्फॉर्मेशन है कि वो क्या रिलीजन फॉलो कर रहे थे, किस तरीके से फॉलो कर रहे थे, क्या ट्रेडिशन फॉलो कर रहे थे, उनकी सोशल स्ट्रक्चर क्या है, कि शादी कैसे हो रही है, शादी किसकी किससे हो सकती है, किसकी किसके नहीं हो सकती, बायगमी हो सकती है या नहीं, मोनोगमी है या नहीं, ये सब पता चल रहा है।
और इकोनॉमिक स्ट्रक्चर, वो क्या तरीके का बिजनेस कर रहे हैं, एग्रीकल्चर कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, पेस्टोरल एक्टिविटी कर रहे हैं, किस तरीके की एक्टिविटी कर रहे हैं, इसके बारे में पता चल रहा है। ओके, फ्रॉम ए हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू ऋग्वेद एंड अथर्ववेद आर मोर इंपॉर्टेंट देन यजुर्वेद एंड सामवेद। ऑब्वियसली हमें ऋग्वेद और अथर्ववेद ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हाँ, यजुर्वेद और सामवेद में इतनी ज्यादा हमें रिलीजियस और सोशल और इकोनॉमिक चीजों के बारे में नहीं पता चलता है, वो हमें ऋग्वेद और अथर्ववेद से पता चलता है, यजुर और साम से नहीं। ओके, आगे बढ़ते हैं। ब्राह्मणा, द ब्राह्मणा वर कंपोज बिटवीन 1000 BCE टू 600 BC। तो ब्राह्मणा का कंपोजिशन टाइम भी याद रखना, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बहुत आ जाते हैं। दे प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट रीजन्स लाइक, ये पूरा तो भले ही ना याद रख पाओ, लेकिन अभी मैं ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा तो ज्योग्राफी में ये सब मार्क करना तुम्हें आना चाहिए। गंधार, शाल्य, केकया, कुरु, पंचाल, कुशाल, विदेहा, ये सब भी ज्योग्राफी जब पढ़ोगे पूरा मैप में मैं तुम्हें ये मार्क करके दिखाऊंगा। बस इतना एक अंदाजा रख लेना कि ब्राह्मणा कहाँ कहाँ किस किस हमें रीजन के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं। बाकी इससे क्वेश्चन तो मुझे नहीं लगता बन सकता। आगे बढ़ते हैं। अरण्यकास, द अरण्यकास वर ऑल्सो कंपोज बिटवीन 1000 BCE टू 500 BC। However, their historical importance is very limited. ज्यादा हिस्टोरिकली इंपॉर्टेंट नहीं है ये। उपनिषद वर कंपोज बिटवीन 1000 BCE टू 500 BC। They focus mainly on spiritual knowledge, पार विद्या। उपनिषद जो है वो हाईएस्ट टीचिंग ऑफ वेद माने जाते हैं, हाईएस्ट teachings of the Vedas. Their central idea is the ultimate aim of life is to merge the individual soul with the universal soul. तो सेंट्रल आइडिया क्या है? टू मर्ज द इंडिविजुअल सोल विद द यूनिवर्सल सोल। जीव आत्मा को यूनिवर्सल सोल से मिला देना, Also, when Brahmanas and Upanishads were studied together, they provide historical information about King Parikshit to King Bimbisar. Very important, ये बहुत जरूरी है, इसको मार्क कर लो कि अगर ब्रह्मणाज और उपनिषद की जब हम पढ़ाई करते हैं, ब्रह्मणाज एंड उपनिषद की जब हम पढ़ाई करते हैं, तो हमें किन राजा के कौन से राजा तक के बारे में पता चलता है? परीक्षित से बिंबिसार के बारे में पता चलता है। और बिंबिसार कौन राजा है? बिंबिसार वही राजा है, बिंबिसार कौन सा राजा है? ये वही राजा है जिसके टाइम पीरियड में गौतम बुद्ध जिंदा हैं। गौतम बुद्ध is alive during his period। और ऐसा माना भी जाता है कि जब गौतम बुद्ध तपस्या कर रहे थे तब बिंबिसार अपने घर से निकले थे, अपने घर को छोड़ के आए थे, तब बिंबिसार उनसे मिलने गया था। जब गौतम बुद्ध अपने घर को छोड़ के आए थे तो बिंबिसार उनसे मिलने भी गया था, ऐसा भी माना जाता है। और बिंबिसार के बाद के जो राजा हैं उनको काफी अच्छे से डॉक्यूमेंट किया गया है। क्यों? क्योंकि तब बुद्धिज्म अपनी चरम सीमा पे चला जाता है, गौतम बुद्ध इनलाइटन हो जाते हैं, और उसके बाद बुद्धिस्ट जो टेक्स्ट हैं, गौतम बुद्ध से रिलेटेड जो टेक्स्ट हैं, बुद्धिज्म से रिलेटेड जो टेक्स्ट हैं, उनमें बिंबिसार और उनके बाद के जो राजा हैं उनके बारे में बहुत अच्छे से लिखा गया है। तो बिंबिसार के पहले के जो राजा हैं, किंग परीक्षित से लेके बिंबिसार तक के बारे में हमें कहां से पता चलता है? ब्राह्मणा और उपनिषद से। ओके, ये क्वेश्चन आ सकता है कि ब्राह्मणा और उपनिषद से हमें कौन से राजा के बारे में पता चलता है? किंग परीक्षित से लेके बिंबिसार तक। ओके, आगे बढ़ते। वेदांग आर कंपोज बिटवीन 600 BC टू 200 AD। They give us information about ancient Indian history, culture, civilization. Okay. Smritis are composed between 600 BC to 600 AD। तो देख सकते हो श्रुति और स्मृति में कितना बड़ा अंतर है। श्रुति
खासतौर से ऋग्वेदा को कब कंपोज किया गया? ऋग्वेदा को ऋग्वेदा को कंपोज किया गया 1500 बीसी से लेके 1000 बीसी तक। और वहीं स्मृति इसको कब कंपोज किया गया? 600 बीसी से लेके 600 एडी तक, मतलब ऑलमोस्ट 2000 ईयर्स का गैप। 2000 ईयर्स का गैप, समझे? तो बहुत सारी नॉलेज जो है, जो श्रुति में अवेलेबल है, वो स्मृति में ठीक से ट्रांसलेट नहीं हुई है। अगर तुम्हें अच्छे से जानना है तो तुम्हें श्रुति यानी वेद को ही एक्चुअली में पढ़ना होगा। वेद को या ब्रह्मणा को और अनेकास को, इन सबको पढ़ना होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। दे प्रोवाइड नॉलेज अबाउट social organization, customs and tradition, duties and the rights of king, relationship between kings and subjects। तो अब तुम देख सकते हो जो स्पिरिचुअल नॉलेज है श्रुति की, जो कि हमें मिलती है उपनिषद में, वो लूज हो गई, वो लॉस्ट हो गई। अब चीजें किस चीज के बारे में आ गई हैं? अब सोशल ऑर्गेनाइजेशन, कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस, इन चीजों में कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस बहुत ज्यादा आ जाते हैं स्मृति में। ड्यूटीज ऑफ द किंग, ये भी एक तरीके का ट्रेडिशन ही है। रिलेशनशिप बिटवीन एंड द किंग्स एंड सब्जेक्ट्स, ये भी एक तरीके का, तुम देखो तो सोशल ऑर्गेनाइजेशन ही है कि राजा अपने सब्जेक्ट से कैसे बात करेगा, अपनी प्रजा से कैसे बात करेगा। तो अब इसमें जो स्पिरिचुअलिटी है वो लूज हो जाती है। उपनिषद में जो स्पिरिचुअलिटी होती है वो धीरे धीरे तुम्हें स्मृति में ट्रांसलेट होते हुए दिखाई नहीं देगी। स्मृति बिकम्स मोर अबाउट सोशल ऑर्गेनाइजेशन, कस्टम्स, ट्रेडिशन, ड्यूटीज ऑफ द किंग, रिलेशनशिप बिटवीन किंग एंड सब्जेक्ट, इन चीज के बारे में स्मृति हो जाती है। ओके, एपिक्स के बारे में बात करते हैं। अलग अलग एपिक्स हैं हमारे हिंदू रिलीजन में। एपिक्स, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एपिक्स क्या है? रामायणा एंड महाभारत। ये कब कंपोज हुए? ऐसा माना जाता है दे वर कंपोज रफली बिटवीन 400 बीसी एंड 400 एडी। हमें कैसे पता चलता है ये इस टाइम कंपोज हुए? सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है, हमें पता चलता है ये इस टाइम कंपोज हुए कि रामायण और महाभारत में जिस तरीके के राजाओं के बारे में चर्चा करी गई है, उनकी जैसी वेशभूषा है, वो जिस तरीके से अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो लैंग्वेज बोल रहे हैं, वो सारी लैंग्वेजेस कहाँ बोली जाती थी? वो सारी लैंग्वेज किस टाइम पीरियड में बोली जाती थी? 400 बीसी से 400 एडी। वो सारे कपड़े कैसे पहन रहे हैं, वो कपड़े कब पहने जाते थे, या फिर जिस तरीके, जिस समय का वो बात कर रहे हैं, और जिस ऑथर जो है, उसका ऑथर जो लैंग्वेज यूज कर रहा है, वो लैंग्वेजेस कब बोली जाती थी? वो लैंग्वेजेस इस टाइम बोली जाती थी। इसलिए माना जाता है कि इनको इस समय कंपोज किया है। हो सकता है वो बात और पुराने वाली चीजों की कर रहे हो, लेकिन जो लैंग्वेज वो यूज कर रहे हैं, वो कौन सी लैंग्वेज यूज कर रहे हैं? वो वही लैंग्वेज यूज कर रहे हैं जो 400 बीसी से 400 एडी के टाइम पे बोली जाती थी। हो सकता है और भी पुरानी चीज की बात कर रहे हैं वो। जैसे महाभारत, ऐसा माना जाता है कि 3000 बीसीई, 3100 बीसीई के पहले हुई थी, लेकिन उसको कंपोज कब किया गया? उसको कंपोज किया गया 400 बीसी से लेके 400 एडी के टाइम पे। रामायणा को भी माना तो जाता है कि बहुत पुरानी है, हुई बहुत पहले थी, लेकिन उसको कंपोज कब किया गया? 400 बीसी से लेके 400 एडी तक। ठीक है, रामायणा बाय वाल्मीकि। इट गिव्स अस इंफॉर्मेशन अबाउट पॉलिटिकल कंडीशन, सोशल लाइफ, रिलीजियस प्रैक्टिसेस। हमें वाल्मीकि की रामायण इन तीन चीजों के बारे में बताती है। इट ऑल्सो टॉक्स अबाउट ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ जनपदास, कि जनपद बने कैसे, उनके बारे में भी हमें बताती है रामायण। और रामायण किसको मेंशन करती है? यवन को, यानी ग्रीक्स को। देखो कितनी बड़ी बात है, रामायण मेंशन करती है यवन्स यानी ग्रीक, और साकाज यानी सिंथियंस जो थे, इनको भी मेंशन करती है। तो इसका मतलब उस टाइम पीरियड पे जो लोग थे, उन्होंने यवन, जो कि ग्रीक्स थे, जो कि ग्रीक के जो एम्पायर था, रीजन था, वहां से आते थे, और साकाज सिंथियंस थे जो वहां से आते थे, उन लोगों को भी देखा था जिन्होंने कंपोज करी। इसीलिए उन्हें इन लोगों के बारे में इंफॉर्मेशन दी और इनको उन्होंने मेंशन किया किताबों में। ओके, आगे बढ़ते हैं। ये बहुत जरूरी है, डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग, नहीं, या फिर हु ऑफ द फॉलोइंग have been mentioned
mentioned in Ramayana. और चार ऑप्शन होंगे, उनमें से कोई एक ऑप्शन हो जाएगा यवन, और ज्यादातर बच्चे को पता नहीं होगा, वो पढ़ के नहीं गए होंगे। तो ये बहुत जरूरी है कि रामायण किसे मेंशन करती है, यवन यानी ग्रीक, और साकाज, साकाज भी याद रखना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। महाभारत बाय वेद व्यास जी। It provides insights into political conditions, social structure and religious life. महाभारत किस बारे में इंफॉर्मेशन देती है, पॉलिटिकल कंडीशन, सोशल स्ट्रक्चर और रिलीजियस लाइफ उस समय के लोगों की। It describes the Mahabharat war, which is believed to have taken place around 950 BCE between Kauravas and Pandavas. तो अलग अलग टाइम पीरियड है जो लोग मानते हैं किस किस समय पे हुई, लेकिन बहुत सारे हिस्टोरियंस मानते हैं कि 950 बीसी को ही रामायण, रामायण 950 बीसी को ही महाभारत। तो अगर ये क्वेश्चन आए कि व्हेन इज महाभारत बिलीव टू हैव हैपेंड, तो तुम उसका आंसर क्या मार्क करके आओगे, 950 बीसी, बिटवीन द कौरवास एंड द पांड्यास। ये तो पता ही होगा, कौरव और पांड्या लड़े थे, पांडवास लड़े थे। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इट मेंशंस गिरिव्रज द कैपिटल ऑफ मगध, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सीधे क्वेश्चन आ सकता है, विच ऑफ द कैपिटल हैज बीन मेंशन्ड इन महाभारत। हाँ, क्वेश्चन क्या आ सकता है, विच ऑफ द कैपिटल हैव बीन मेंशन्ड इन महाभारत, हैव बीन मेंशन्ड इन महाभारत। तो इसका आंसर क्या होगा, गिरिव्रज। तो तुम सोचो गिरिव्रज कितना पुराना है, 950 बीसीई में तो महाभारत ऐसा माना जाता है वॉर हो रहा है, तो गिरिव्रज कितना पुराना होगा कि उसको उसमें मेंशन किया गया है, गिरिव्रज कितना पुराना होगा। इट ऑल्सो कंफर्म्स द एग्जिस्टेंस ऑफ पंचाल स्टेट, पंचाल स्टेट के बारे में भी हमें पता चलता है। और महाभारत में भी हुंस, यवन और साकाओं के बारे में लिखा हुआ है। मतलब जो हमारा ट्रेड था, सोचो वो ग्रीक्स के साथ या हुंस के साथ, साकास के साथ कितना पुराना था। हम ट्रेड रिलेशनशिप हमारी कितनी पुरानी थी, क्योंकि ये एज ट्रेडर्स ही तो आया करते थे, ट्रेडर्स आया करते थे। टूरिज्म थोड़ी होता था पहले के समय में, है कि घूमने आ रहे हैं, ट्रेडर्स आया करते थे ये। तो सोचो यवन हो गए, हुंस हो गए या साक हो गए, ये कितने पुराने हैं, और इनका और हमारा रिलेशन कितना पुराना है, इनके एम्पायर का और हमारे एम्पायर का। तो ये भी याद रखना कि महाभारत ने किसे किसे मेंशन किया, हुंस, यवन और साक, और रामायण ने किसे मेंशन किया था, यवन और साक किया था। ओके, तो एक एडिशनल क्या ऐड हो गया, हुन, जो कि महाभारत में मेंशन होता है। आगे बढ़ते हैं। Also the famous line is whatever is not in Mahabharat is not found in Bharat। ये भी इंपॉर्टेंट है कि what फेमस लाइन ये किसी ऑथर ने महाभारत को पढ़ने के बाद लिखी होगी कि महाभारत में कितनी चीजें हमें पता चलती हैं भारत के बारे में, कि उन्होंने यही लिख दिया कि whatever is not in महाभारत is not found in भारत। ओके, पुराण की बात करते हैं। पुराण वर कंपोज्ड बिटवीन 400 BC to 400 AD। They provide historical information from the earliest times up to Gupta period। गुप्ता पीरियड तक के अंत तक पुराण पीरियड हमें इंफॉर्मेशन देता है, 400 BC से गुप्ता पीरियड। तो 400 BC क्या है, 400 BC है गौतम बुद्ध के से थोड़ा सा पहले का टाइम, थोड़ा से पहले का टाइम है गौतम बुद्ध से, और 400 AD क्या है, गुप्ता पीरियड शुरू होएगा, 300 समथिंग में शुरू होएगा, तो ये गुप्ता पीरियड। तो हमें तब तक की इंफॉर्मेशन दी जाती है पुराण से। जनरली पुराण है 5 मेन सेक्शन। सर्ग यानी क्रिएशन ऑफ द यूनिवर्स, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखो। पुराण के कौन कौन से पार्ट होते हैं, पहला पार्ट क्या है, सर्ग, क्रिएशन ऑफ द यूनिवर्स। दूसरा क्या है, प्रतिसर्ग, रिक्रिएशन। तीसरा वंश, जिनोलॉजी ऑफ गॉड एंड सेजेस, वंश जिसे कहते हैं, वंश, जिनोलॉजी ऑफ गॉड। जिनोलॉजी क्या है, तुम्हारा वंश क्या है। हाँ, मनवंतार,
एज ऑफ मनु, मनुवंतार, एजेस ऑफ मनु, मनु की एजेस के बारे में बात हुई है। और फिर क्या है, वंशानुचरित, वंशानुचरित यानी डायनेस्टीज ऑफ किंग, वंश, वंशानुचरित तुम इसको कह सकते हो कि अलग अलग किंग्स की क्या क्या डायनेस्टीज रही हैं उसके बारे में भी हमें इंफॉर्मेशन होती है। तो पुराण हमें किन 5 चीजों के इंफॉर्मेशन देते हैं, ये हैं वो 5 चीजें। दीज आर द 5 थिंग्स: सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनसवन, मनवंतार और वंशानुचरित। ओके, इनकी डेफिनेशन हल्की हल्की तुम्हें अंदाजा होना चाहिए, एग्जाम में आए तो तुम समझ लो, बस थोड़ा सा देख लो इन्हें अच्छे से। आगे बढ़ते हैं। अमंग दीज वंशानुचरित इज नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर हिस्ट्री। वंशानुचरित उतना हमें हिस्ट्री के बारे में इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर हिस्ट्री। ऑब्वियसली ये जो है अलग अलग डायनेस्टीज, किंग की अलग अलग डायनेस्टीज के बारे में बात कर रही है, तो भाई वंशानुचरित सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। हमें इससे पता चलता है कि कौन सा किंग कब रूल कर रहा था, उसका, उसके पिताजी कौन है, उसके बच्चे कौन है, उसका पूरा वंश क्या है, हमें वंशानुचरित से पता चल जाता है। However, all पुराण do not contain this section. तो वंशानुचरित सारे पुराण में नहीं होती है। हाँ, अब देखो ट्रिविया क्वेश्चन ऐसे ही बनता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रेजेंट इन ऑल द पुराण्स, तो उसमें वंशानुचरित एक ऑप्शन आ सकता है जो कि तुम आंसर में लगा दोगे। ठीक, आगे बढ़ते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पुराण दैट इंक्लूड इट आर, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पुराण जिनमें वंशानुचरित प्रेजेंट है, वंशानुचरित जिनमें प्रेजेंट है वो कौन से हैं? मत्स्य पुराण, भगवत पुराण, विष्णु पुराण, वायु पुराण, ब्रह्म पुराण, भविष्य पुराण, गरुण पुराण। इनके नाम तुम्हें अंदाजा होना चाहिए, फॉरेन नहीं लगने चाहिए तुम्हें ये नाम। ऐसा ना हो कि तुम ये नाम सुनो एग्जाम में, अगर कहीं से आ जाए तो तुम्हें बिल्कुल अंदाजा ही ना हो ये क्या है। तुम ये नाम 3-4 बार देखोगे तो तुम्हें आइडिया हो जाएगा। बाकी ऐसे एग्जैक्ट क्वेश्चन इस वाले पैराग्राफ से नहीं बनता। ठीक है, तो ये हमारे हो जाती है क्या, हमारी सोर्सेस। कौन सी सोर्सेस? ब्राह्मणिक सोर्सेस, यानी हिंदू सोर्सेस, हिंदू टेक्स्ट। इसमें हमने कौन सी चीजें पढ़ी? हमने पढ़ी हिंदू टेक्स्ट टू स्टडी इंडियन हिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री। समझ गए? तो अच्छे से इसका रिवीजन करो, इस पूरे का स्क्रीनशॉट लेके चाहो तो, और हम मिलते हैं अगली वीडियो में जिसमें हम शुरू करेंगे बुद्धिस्ट टेक्स्ट। बुद्धिस्ट टेक्स्ट, इसके बाद क्या आती है? बुद्धिस्ट टेक्स्ट। उसके बाद क्या आता है? जैन टेक्स्ट। तो हम इसके बाद पढ़ेंगे बुद्धिस्ट टेक्स्ट।